हेलो स्टूडेंट्स, मैं रॉबिन गुप्ता आप सबका फिर स्वागत करता हूं अपने चैनल में। आज मैं आपको बताता हूं एनसीईआरटी की प्रश्नावली 5.8। लेकिन देखिए, इस प्रश्नावली में दो प्रमेय हैं जो आपको पहले समझनी भी पड़ेंगी, तभी उनसे संबंधित क्वेश्चंस भी हैं, वो बाद में बताएंगे। दो प्रमेयों में जो सबसे पहली प्रमेय है वो है रॉल्स थ्योरम, यानी रोले की प्रमेय। अब इस प्रमेय के अनुसार क्या चीज है जो आपको पढ़नी भी है, पहले उसका ये ज्यामितीय रूप से यानी ज्योमेट्रिक रूप से आपको प्रूफ भी बताना है कि किस तरीके से पॉसिबल होता है। यदि कोई फलन f(x) अंतराल a, b यानी a से लेकर b तक की जो संख्याएं हैं उनमें ये परिभाषित है, उसमें a भी इंक्लूड है क्योंकि यहां बड़ी ब्रैकेट है देखिए, और b पे भी बड़ी ब्रैकेट है तो ये b भी इंक्लूड है उसमें, यानी कि क्लोज इंटरवल है, बंद अंतराल। x का मान a से लेकर b तक कुछ भी हो सकता है। इन सारे मानों के लिए यह फलन परिभाषित है, और यह इस प्रकार परिभाषित है कि देखिए पहले नंबर पे लिखा फलन f(x) इस अंतराल में सतत है, यानी x के प्रत्येक मान के लिए a से लेकर b तक जितने भी मान है x के प्रत्येक मान के लिए फलन f(x) सतत होना चाहिए। दूसरा क्या लिखा, फलन f(x) अंतराल a, b में अवकलनीय है। इसका मतलब a, b पे देखिए अंतराल चेंज हुआ, क्योंकि ये तो कहलाता है क्लोज इंटरवल यानी बंद अंतराल, और ये कहलाता है ओपन इंटरवल यानी कि खुला अंतराल। इसमें डिफरेंस ये होता है, यहां a भी इंक्लूड है और b भी इंक्लूड है, तो a से b तक जितने मान हैं, और इसका मतलब है a से b के मध्य, a इसमें इंक्लूड नहीं होगा ना b इंक्लूड होगा, a से b के बीच में जितनी संख्याएं होंगी वो सब इंक्लूड हैं। तो f(x) इस अंतराल में अवकलनीय होना चाहिए, यानी x के प्रत्येक मान के लिए f'(x) का मान वो परिभाषित होना चाहिए, क्योंकि अवकलनीय यानी अवकलन यानी कि f'(x) वो परिभाषित होना चाहिए, यानी वो अनंत नहीं आना चाहिए। लेकिन ध्यान रखें a और b के बीच में जितने मान हैं उनके लिए। अब आता है तीसरा पार्ट, फलन का मान हम a पे निकालें क्योंकि ये पहला मान था अंतराल का, और फलन का मान हम b पे निकालें क्योंकि ये दूसरा मान है अंतराल का। दोनों इक्वल आने चाहिए, यानी फलन का मान a पर fa और फलन का मान b पर fb, ये इक्वल आने चाहिए। अगर ये तीनों अप्लाई होते हैं, यानी फलन सतत भी है, अवकलनीय भी है और fa = fb भी है, तभी रोले की प्रमेय लागू होगी। और इन तीनों में से एक भी अगर कंडीशन ऐसी है जो आपने प्रूव कर दी कि वो गलत है, मान लीजिए आपने प्रूव कर दिया कि इक्वल है ही नहीं, तो रोले की प्रमेय लागू नहीं होगी। या अगर मान लीजिए ये तो इक्वल आ रहे हैं लेकिन आपने ये प्रूव कर दिया कि ये अवकलनीय है ही नहीं, तो रोले की प्रमेय लागू नहीं होगी। आपको ध्यान रखें, ये प्रूव करना है कि सतत भी होना चाहिए, अवकलनीय भी होना चाहिए और fa = fb भी आना चाहिए। अगर ये तीनों आपने प्रूव कर दिए कि अप्लाई हैं, यानी कंडीशन बिल्कुल ठीक है, तो रोले की प्रमेय लागू होती है। अब इस प्रमेय के अनुसार क्या है, इस प्रमेय के अनुसार इस अंतराल में यानी कि अंतराल a, b में x का कम से कम एक मान इस प्रकार जरूर होगा कि f' बराबर 0, और वो मान जो मैंने माना है वो c माना है, यानी इस अंतराल में x का कम से कम एक मान ऐसा जरूर आएगा जहां पे f' का मान वो 0 होगा। और लेकिन एक इस अंतराल में ही होना चाहिए, इस खुले अंतराल में। इसका मतलब है अगर आपके x के मान लीजिए 3 मान आई, एक आगे x बराबर a, वो हम नहीं ले सकते क्योंकि a तो इसमें इंक्लूड ही नहीं है। अगर x बराबर b आ गया, वो भी इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि वो इसमें इंक्लूड नहीं है, वो नहीं माना जाएगा। हाँ, मैंने जो c लिखा f' बराबर 0, c मैंने ऐसा मान माना है कि इस अंतराल में है, c बिलोंग्स टू a, b, यानी c इनके ठीक बीच में होगा। c बड़ा है a से और छोटा है b से, तो ये मान जो ऐसा होगा जो इस अंतराल में है वो बिल्कुल सही उत्तर है, वही हमें निकाल के भी दिखाना है। यानी x का एक ऐसा मान वो हम c मान लेते हैं कि जहां पे f' का मान कितना होता है, 0। ये है पूरी रोले की प्रमेय। अगर ये तीनों कंडीशन है, ध्यान रखें, ये तीनों की कंडीशन आपने प्रूव कर दी कि बिल्कुल ठीक तरीके से अप्लाई हो रही हैं, तो हम लिखेंगे रोले की प्रमेय लागू होती है।
और जब ये प्रूफ हो जाएगा कि रोले की प्रमेय लागू होती है तो हम वेरीफाई भी करके दिखाएंगे, यानी कि उसका सत्यापन। और सत्यापन का मतलब है हम सी का मान निकाल के दिखाएंगे, और ये सी का मान ऐसा होगा जहां पे एफ डैश सी का मान वो कितना आना चाहिए, 0। जब मैं क्वेश्चंस करूंगा आपको और आसानी से समझ में भी आएगा। लेकिन अब हां, ऐसा क्यों हुआ ये इसका ज्योमेट्रिकल प्रूफ भी आपको समझना है। यानी कि अगर कोई फलन सतत है, कोई फलन अवकलनीय है और ये कंडीशन एफ ए बराबर एफ बी, तो ये ऐसा क्यों पॉसिबल हुआ कि एफ डैश सी का मान 0 आएगा। यानी इस अंतराल में ऐसा एक मान होगा, ज्यादा भी हो सकते हैं, कि कम से कम एक मान जरूर होगा कि वहां पे एफ डैश का मान कितना आएगा, 0। ऐसा लेकिन क्यों होगा, उसके लिए देखिए मैं आपको पहले ही एक चीज बता रहा हूं, ये चीज आपको अगले टॉपिक में पढ़नी है, और वो अगला टॉपिक है स्पर्श रेखा और अभिलंब का। उसमें आपको ये चीज पढ़नी है, किसी फलन का जब हम अवकलन करते हैं यानी कि एफ डैश एक्स के सापेक्ष, तो ये उस फलन की स्पर्श रेखा की प्रवणता होती है। अब आप लोग सोचेंगे कि प्रवणता कहां से आया शब्द, ये आप लोगों ने पढ़ रखा है 11th क्लास में। किसी रेखा की प्रवणता, तो देखिए छोटा सा, ये मैं 11th क्लास की बात है, ये आपको थोड़ा रिवाइज करवा रहा हूं। इधर छोटा सा एक ग्राफ बनाकर, मान लीजिए ये मूल बिंदु है, ये y अक्ष है और ये x अक्ष है। मैंने आपको ये बात बताई थी जैसे कि एक सरल रेखा है, ये देखिए ये एक सरल रेखा है। अब ये सरल रेखा, इसकी प्रवणता हम किस तरीके से निकालते हैं, दो तरीके से ये कोण बनाती है। एक तो ये बनाती है x अक्ष की ऋणात्मक दिशा में, और एक बनाती है x अक्ष की धनात्मक दिशा में। यानी एक तो बाईं तरफ यानी कि ये वाला कोण, और एक ये वाला यानी कि दाईं तरफ। मान लीजिए ये कोण थीटा है, तो इसकी जो टेन थीटा का मान निकल के आएगा वो किसी रेखा की प्रवणता होती है। टेन थीटा का मान मान लीजिए 30 आया थीटा का मान, तो टेन 30 का मान कितना हो गया, 1/3। तो इस रेखा की प्रवणता कितनी हो गई, 1/3। मान लीजिए 45 है, तो टेन 45 का मान कितना होता है, 1, यानी रेखा की प्रवणता कितनी हो गई, 1। ये प्रवणता होती है जो आपने 11th क्लास में पढ़ी। लेकिन आप जब निकालते थे ये 11th में, ये दो तरीके के इसके सूत्र मैंने बताए थे। एक तो था m बराबर टेन थीटा, अभी मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, दूसरा नहीं बता रहा, वो भी आपका 11th में पढ़ा हुआ है। तो टेन थीटा वाला जो सूत्र था वो प्रवणता का ही है, लेकिन यहां जो प्रवणता है वो आपको अवकलन करके निकालनी है, यानी कि एफ डैश एक्स। तो ये टेन थीटा का मान और एफ डैश एक्स का मान वो इक्वल ही होती है प्रवणता, यानी एफ डैश एक्स वो बराबर किसकी होती है, टेन थीटा की। ये भी मैं आपको बताऊंगा उसी टॉपिक में कि एफ डैश एक्स प्रवणता क्यों होती है। अभी के लिए आप लोग ये याद रखें कि प्रवणता जो होती है, किसी फलन का अगर हम x के सापेक्ष अवकलन कर दें तो जो मान निकल के आएगा यानी एफ डैश का मान, वो उस वक्र की स्पर्श रेखा की प्रवणता होती है। यानी कि देखिए ये मैंने एक वक्र बनाया, ये देखिए ये एक वक्र है, और वक्र के देखिए इस बिंदु पर हमने स्पर्श रेखा खींची, तो वक्र के किसी बिंदु पर जो स्पर्श रेखा होती है उसकी प्रवणता वो हम एफ डैश से निकालते हैं, यानी अवकलन करके। तो वक्र की समीकरण तो आपको दे ही रखी होती है, वक्र की समीकरण क्या होती है, एफ एक्स, यानी y बराबर एफ एक्स जो दे रखा होता है। तो यानी कि जो dy अपॉन dx निकालते हैं हम, या एफ डैश, एक ही बात है। देखिए अगर देखिए मैं यहां लिख देता हूं, कोई फलन दे रखा है y इज इक्वल टू एफ एक्स, ये है y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो हम जो dy अपॉन dx का मान निकालते हैं यानी कि dy अपॉन dx, ये होता है एफ डैश एक्स, ये होती है प्रवणता। ये आप लोग ध्यान रखें, ये जो होती है dy अपॉन dx का मान, ये होती है प्रवणता। तो अब मैं आपको देखिए बताता हूं, ये प्रवणता जो हम निकालते थे 11th में, वो तो निकालते थे टेन थीटा से, लेकिन यहां जो निकालनी है आपको, ये निकालनी है अवकलन करके, यानी dy अपॉन dx इज इक्वल टू एफ डैश एक्स, और ये आपकी इक्वल होती है टेन थीटा की। अब आपको ये टेन थीटा वाला मेथड ये तो अभी याद नहीं रखना, क्योंकि आप तो केवल अवकलन की बेस पे करते हैं, हम प्रवणता कैसे निकालें ये तो मैंने आपको यहां रख के दिखाया। ये सब चीज एक ही है, ये भी प्रवणता है, ये भी प्रवणता है, क्योंकि तो एक ही बात है।
और ये भी प्रवृत्ता है। तो वक्र के किसी बिंदु पर जब हम स्पर्श रेखा की प्रवृत्ता निकालते हैं तो वो निकालते हैं वक्र की समीकरण का अवकलन करके, यानी कि f डैश x का मान ये निकालते हैं। अब देखिए इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ेगी, यहां पर मैं बताता हूं। सबसे पहले ये मैंने एक ग्राफ बना रखा है वक्र का, ये आपको समझाने के लिए। मान लीजिए ये जो ग्राफ है ये fx का है, क्योंकि ये ग्राफ तो देखिए मैंने सततता वाले चैप्टर में भी आपको बताए थे ग्राफ से। तो ग्राफ तो कोई भी हो सकता है, वक्र भी हो सकता है, किसी भी तरीके का वक्र हो सकता है। तो ये fx जो है, मान लीजिए इसका ग्राफ ये इस तरीके से आया। अब मान लीजिए अंतराल a, b में परिभाषित है वक्र, तो देखिए अनंत तक आएगा। हमने तो एक छोटा सा अंतराल दे दिया a से लेके कहां तक, b तक। तो देखिए मान लीजिए x का मान a वो यहां पर है, ये मैंने यहां a लिख दिया है, और एक x का मान जो b लिखा वो मैंने यहां लिख दिया है। अब आप लोग ये कहेंगे मैंने यहीं क्यों लिखा, मैंने x का मान a माना, देखिए वो ये है पहला वाला, और जो x का मान b है वो ये है। वक्र तो ये देखिए अनंत तक भी परिभाषित हो सकता है, इसलिए मैं इसे देखिए इस तरीके से छोड़ देता हूं, यानी कि ये अनंत तक है। मैंने यहां ये इधर भी हो सकता है, मैंने तो केवल इसका देखिए इतना पोर्शन लिया। हम a से लेके केवल b तक के पोर्शन की बात कर रहे हैं। अब मैंने a से लेके b तक, इसमें क्या डिफरेंस होगा, x का मान एक तो a है। अब मैं आपसे कहता हूं देखिए y बराबर fx होता है, ये देखिए y बराबर fx लिखा है। अगर x का मान a है तो y का मान कितना हो गया, fa। अगर x का मान a है तो y का मान कितना हो गया, fa। और y का मान कैसे होता है, क्योंकि देखिए ये तो x का मान होता है और ये किसका मान होता है, y का। यानी ये देखिए, ये मैं आपको अंडरलाइन करके दिखा रहा हूं, ये मान पूरा यहां से लेके यहां तक का मान ये y का मान है, और ये मैं y नहीं पढ़ रहा इस समय, ये है आपका fa का मान। ये देखिए, यानी x का मान a, y का मान कितना है, fa। चलिए अब आता है देखिए ये, अगर x का मान b है तो y का मान कितना है, fb। क्योंकि मैं x का मान b रखूंगा तो y का मान कितना आएगा, fb। यानी x का मान अगर b है तो देखिए इसके ठीक ऊपर y का मान वो ये कर देता हूं मैं, वो देखिए मैंने ये बना दिया, यानी y का मान ये आपका हो गया fb। अब ये देखिए, ये x का मान a था तो y का मान fa, और x का मान b था तो y का मान कितना है, fb। और ये मैंने y के देखिए ऐसे मान लिए हैं, ये आपस में इक्वल हैं, क्योंकि मुझे ये भी देखना था कि fa और fb आपस में कैसे होने चाहिए, इक्वल। इसलिए मुझे यहां लेने पड़े a और b। मैं ऐसे मान ले रहा था x के जहां पे y का मान वो इक्वल आ रहा हो सकता है मैं x का मान a लेता यहां पे y का, तो मुझे b लेना पड़ता यहां पर। मुझे ऐसे x के मान लेने हैं जहां पे fa का मान यानी y का मान और fb का मान यानी ये भी y का मान, ये आपस में कैसे आने चाहिए, इक्वल। तो हम केवल इतने पोर्शन की बात कर रहे हैं फलन के, यानी a से लेके b तक के पोर्शन की बात। अब देखिए मैंने आपको एक चीज बताई थी, सतत वाली बात। सतत के लिए मैंने ये बताया था, कोई भी ग्राफ जो बिल्कुल कंटिन्यूअस बन रहा हो, यानी मैं इसे कंटिन्यूअस बनाता हूं बिना पेन उठाए, इसमें देखिए कहीं भी ब्रेक नहीं है, ये बिल्कुल लगातार बन रहा है ग्राफ, ये सततता की ही पहचान है। यानी ये जो मैंने ग्राफ बनाया है सतत का ही बनाया है, क्योंकि इसमें कहीं ब्रेक नहीं है। ये फलन एक सतत फलन है a से लेके b तक, देख लीजिए, क्योंकि इसमें a से लेके b तक कहीं भी कोई ब्रेक नहीं है। यानी ये मैंने ग्राफ ही इस तरीके का बनाया था, a से लेके b तक, यानी अंतराल a b में ये फलन कैसा है, सतत। अब देखिए दूसरा, हम इससे ये कैसे देखें कि ये इतने पोर्शन में अवकलनीय भी है। तो ये अवकलनीय समझाने के लिए ही मुझे ये चीज बतानी पड़ी, स्पर्श रेखा वाली बात। देखिए मैं आपसे कहता हूं, इस वक्र के इतने भाग पर अनंत बिंदु हैं इसमें, क्योंकि वक्र पे बिंदु कितने होंगे, अनंत, इनकी कोई लिमिट नहीं है। और वक्र के हर बिंदु पर हम स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। ऐसा कोई बिंदु आपको नहीं लगेगा जहां हम स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते हो। हम वक्र के हर बिंदु पर स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, जैसे मैंने आपको देखिए यहां खींच के दिखा रखी है। हम यहां भी देखिए हर बिंदु पर स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो वक्र के देखिए a से लेकर b तक
जितने भी x के मान हैं हर बिंदु पर हम स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। कोई मान x का ऐसा नहीं है जहां पर हम स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते हो। अब इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम स्पर्श रेखा खींच सकते हैं हर बिंदु पर तो ये तभी पॉसिबल है जब f डैश x हर बिंदु पर पॉसिबल हो, क्योंकि अगर स्पर्श रेखा हम खींच सकते हैं तो उसकी परिवर्तन भी पॉसिबल है, क्योंकि बिना स्पर्श रेखा देखिए परिवर्तन के बिना तो स्पर्श रेखा हो ही नहीं सकती, परिवर्तन तो हर रेखा की होती है। इसका मतलब क्या है, अगर हम स्पर्श रेखा हर बिंदु पर खींच सकते हैं तो हम परिवर्तन भी उसकी निकाल सकते हैं, यानी परिवर्तन भी उसकी पॉसिबल है हर बिंदु पर। और अगर उसकी परिवर्तन पॉसिबल है तो परिवर्तन क्या चीज होती है, एफ डैश एक्स, यानी एफ डैश एक्स भी पॉसिबल है हर बिंदु पर। और अगर हर बिंदु पर एफ डैश एक्स भी पॉसिबल है यानी संभव है, परिभाषित है, तो वो फलन कैसा होगा, अवकलनीय। केवल ये चीज समझाने के लिए मुझे आपको परिवर्तन वाला टॉपिक बताना पड़ा। सतत वाला मैं आपको बता चुका हूं, क्योंकि देखिए ग्राफ मैंने बना रखा है, हर बिंदु पर परिभाषित है फलन, तो वो सतत भी है। और देखिए इसके हर बिंदु पर स्पर्श रेखा भी खींच सकती हैं, तो स्पर्श रेखा की परिवर्तन भी संभव है, और परिवर्तन संभव है तो एफ डैश एक्स भी संभव है हर बिंदु पर। इसका मतलब फलन अवकलनीय भी है। और ये भी सही है बिल्कुल, यानी एफ ए और एफ बी आपस में कैसे हैं, इक्वल। तो तीनों कंडीशंस इसकी पॉसिबल हैं, यानी तीनों कंडीशन इसकी सेटिस्फाई भी होती है, सतत भी है, अवकलनीय भी है, एफ ए इज इक्वल टू एफ बी भी है। अब देखिए एक बात आप नोट करें, मैं आपको एक स्पर्श रेखा खींच के दिखाता हूं इस बिंदु पर। मान लीजिए देखिए इसकी स्पर्श रेखा ये है, ये देखिए मैंने इसकी स्पर्श रेखा बनाई, और एक स्पर्श रेखा मैं इधर बनाता हूं, देखिए आपके सामने खींच के, वो देखिए ये आती है, ये समझ लीजिए चलिए इस वाले बिंदु पर है। एक मैंने इस वाले बिंदु पर खींची, एक मैंने इस वाले बिंदु पर खींची। ये मैंने आपको दो स्पर्श रेखाएं खींच के दिखाई। अब इनमें डिफरेंस क्या हुआ, एक की परिवर्तन पॉजिटिव है, एक की परिवर्तन नेगेटिव है। ये कैसे पता लगाएं, तो इसके लिए देखिए मैं इसे थोड़ा पीछे भी कर देता हूं, और इसे भी मैंने इस तरीके से कर दिया। ये भी देखिए मैं आपको थोड़ा आगे ही बढ़ा रहा हूं रेखा को, ये देखिए इस तरीके से। इस बिंदु पर स्पर्श रेखा वो देखिए इस दिशा में आती है, और इस बिंदु पर स्पर्श रेखा वो इस दिशा में आती है। अब स्पर्श रेखा की परिवर्तन कैसे निकालते हैं, देखिए मैंने उधर भी दिखा रखा है। किसी भी रेखा के दो भाग होते हैं, एक तो बायां भाग यानी कि एक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा, और एक दायां भाग यानी एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा। परिवर्तन जो हम निकालते हैं वो दाईं तरफ के भाग यानी एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा वाले भाग से निकालते हैं, यानी इसकी जो परिवर्तन निकलेगी वो इससे निकलेगी, और इस रेखा की जो परिवर्तन निकलेगी वो इससे निकलेगी, इससे नहीं निकलेगी क्योंकि तो बायां भाग हो गया, दाएं भाग से निकलेगी। अब आप लोग ये नोट करें, ये जो कोण है ये 90 अंश से छोटा है, ये मैं नीचे लिख देता हूं लेस देन 90 डिग्री, और ये जो कोण है ये 90 अंश से बड़ा है यानी ग्रेटर देन 90 डिग्री। अब आप ये देखिए, अगर ये कोण 90 से छोटा है, 90 से छोटा है तो ये न्यून कोण हुआ, तो यहां पर tan थीटा का मान कैसा होगा, पॉजिटिव, क्योंकि पहले चतुर्थांश में हो गया। और अगर ये 90 से बड़ा है और 180 से तो छोटा हो गई, तो ये दूसरे चतुर्थांश में हुआ, और दूसरे में tan थीटा कैसा होता है, नेगेटिव, यानी ये जो परिवर्तन आएगी इसकी, ये तो आएगी माइनस की, और इस रेखा की जो परिवर्तन है ये आएगी प्लस की। यानी इस वक्र पे जितने भी बिंदु हैं उनमें कुछ बिंदु ऐसे होंगे जिन पे परिवर्तन पॉजिटिव है, और कुछ बिंदु ऐसे होंगे जिन पे परिवर्तन कैसी है, नेगेटिव। अब देखिए इसमें नेगेटिव भी परिवर्तन है, पॉजिटिव भी परिवर्तन है, और मैं आपसे एक बात कहता हूं, यहां से अगर मैंने शुरुआत करी तो ये देखिए इन पे परिवर्तन पॉजिटिव ही है, अब ये कम होती जा रही है परिवर्तन, और अब ये कहीं जाके बीच में कहीं ना कहीं जीरो भी होगी, तभी तो ये नेगेटिव होनी शुरू हुई। यानी शुरुआत तो देखिए परिवर्तन की हुई किससे, पॉजिटिव से, लेकिन कहीं बीच में जाके जीरो हुई, फिर ये नेगेटिव होनी शुरू हो गई। इसका मतलब है एक बिंदु बीच में ऐसा जरूर होगा जहां पे एफ डैश एक्स का मान कितना है, 0, और वो बिंदु देखिए वो ये होगा।
ऐसा क्यों होगा ये भी बताता हूं, थोड़ा 11th में भी आपने पढ़ रखा है। ये ऐसा बिंदु है, देखिए जहां पे स्पर्श रेखा अगर मैं खींचता हूं तो वो इस तरीके से होगी, ये 0 है। इधर के जितने बिंदु, देखिए ये जितने भी बिंदु इधर वाले थे इन पे प्रवणता पॉजिटिव, और ये इधर के जितने बिंदु इसमें प्रवणता कैसी है, नेगेटिव। ये बिंदु ऐसा था जहां पे प्रवणता कितनी है, 0। अब यही चीज तो हमें दिखानी थी, कम से कम x का एक मान ऐसा जरूर होगा जहां पे f डैश x का मान कितना होता है, 0, और f डैश x क्या होती है, प्रवणता, यानी प्रवणता क्या होती है, 0। अब आते हैं आपकी प्रवणता 0 होने का मतलब क्या है। आप ये नोट करें, अगर प्रवणता 0 है यानी कि f डैश का मान 0 है, इसका मतलब आपका यही तो हुआ कि tan थीटा का मान 0 है। देखिए मैंने आगे लिख दिया, अगर प्रवणता 0 है तो इसका मतलब है tan थीटा का मान 0 है, और tan थीटा का मान 0 कब होता है, 0 पे, यानी थीटा का मान 0 डिग्री है। और अगर किसी रेखा के लिए उसकी प्रवणता 0 डिग्री आती है, यानी कि कोण वो 0 डिग्री का बना रही है, तो वो x अक्ष के समांतर ही होगी। हम इसे 180 भी दिखा सकते हैं तो भी वही बात है। देखिए f डैश का मान 0 होना यानी प्रवणता 0 होना, इस बात को प्रूव करता है कि वो रेखा x अक्ष के समांतर है, क्योंकि आपने ये बात 11th में पढ़ रखी है, कोई भी रेखा अगर x अक्ष के समांतर होती है तो उसकी प्रवणता कितनी होती है, 0। अगर y अक्ष के समांतर होती है तो उसकी प्रवणता अनंत होती है, क्योंकि tan 90 अनंत होता है। लेकिन अगर x अक्ष के समांतर होती है तो उसकी प्रवणता कितनी होती है, 0। तो ये था इसका ज्योमेट्रिकल प्रूफ। हमें ये प्रूफ करके दिखाना था कि x का कम से कम एक मान ऐसा जरूर होगा जहां पे f डैश का मान 0 होगा, और ये ऐसा बिंदु होता है, यानी यही देखिए आपका C बिंदु है। अगर मैं आपसे ये बात करूं, ये बिंदु, तो ये C बिंदु है, ये आपका C बिंदु, और ये A और B के बीच में है, और यही हमें प्रूफ करना था। ये जो C बिंदु होगा ये A और B के बीच में आएगा, और ये ऐसा बिंदु होगा जहां पर स्पर्श रेखा किसके समांतर होती है, x अक्ष के। तो ये जो मैंने आपको बताया ये इसका ज्योमेट्रिकल प्रूफ बताया। मैं इस वीडियो में आपको इसके क्वेश्चन नहीं बता रहा, इसके क्वेश्चंस मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।